Hello everyone, I am Shreya. Welcome to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter Thermodynamics. Thermodynamics class 11th का चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें प्यारे बच्चे हम लोग इंट्रोडक्शन और अपनी कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जो डिस्कस कर चुके हैं और वो कौन सा आज टॉपिक होने वाला है जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे. प्यारे बच्चे, थर्मोडायनेमिक्स टर्म, टाइप ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. साथ में सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने स्टेट ऑफ सिस्टम एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था, यानी थर्मोडायनेमिक्स की क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, कैसे स्टेट ऑफ सिस्टम अपने कुछ एप्लीकेशन पर काम करता है. ये दो चीजें हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में डिस्कस की थी. अब हम लोग कैलोरीमेट्री और रिएक्शन इंथैल्पीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इंथैल्पी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन को बताएंगे, स्पॉन्टेनिटी, गिब्स चेंज एंड इक्विलिब्रियम और साथ में एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. तो चलिए बच्चे, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए आज के सेशन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन में हम लोग कैलोरीमेट्री और रिएक्शन इंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सबसे पहले हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा यू एंड मेजरमेंट ऑफ डेल्टा एच कैलोरीमेट्री. यानी इसमें हमें क्या करना होगा, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच के डेल्टा यू और डेल्टा एच का डिस्कशन करना है. किसका? मेजरमेंट का, कि कैसे आप डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज और साथ में इंथैल्पी चेंज को मेजर करोगे. प्यारे बच्चे, जिसके थ्रू आप इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी चेंज को मेजर करते हो उसको कहते हैं कैलोरीमेट्री. चलिए देख लेते हैं क्या है कैलोरीमेट्री. वी कैन मेजर एनर्जी चेंज एसोसिएट विद द केमिकल ऑफ फिजिकल प्रोसेस बाय एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री. एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, जिसके थ्रू हम लोग इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी को डिस्कस करते हैं. यानी कि प्यारे बच्चे, अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं कि आपकी एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज को अगर आपको निकालना है तो आपने क्या करना है, कैलोरीमेट्री प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, जिससे कि आप लोग इंथैल्पी चेंज को निकाल सकते हो. कैलोरीमेट्री क्या होता है? ये एक प्रोसेस है कैरिड आउट इन अ वेसल, जो कि एक बर्तन में किया जाता है. उस बर्तन का नाम होता है कैलोरीमीटर, विच इज इमर्स्ड इन नोन एज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. और ये आपके पूरी तरीके से लिक्विड के वॉल्यूम पर डिपेंड करता है. तो गाइस, कुल मिला के एक बर्तन है जिसका नाम है कैलोरीमीटर, उसमें होने वाली प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग इंटर एनर्जी चेंज और इंथैल्पी चेंज को निकालते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैलोरीमेट्री. नेक्स्ट है गाइस, नोइंग द हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड. अगर आप डेल्टा यू और डेल्टा एच के लिए हीट कैपेसिटी को निकालोगे किसी लिक्विड के लिए, इन विच कैलोरीमीटर, किसी कैलोरीमीटर में इज इमर्स्ड द हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर. ये क्या करेगा, पूरी तरीके से कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा. और गाइस, इसे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक हीट को इन्वॉल्व करने पड़ेगा. जिस प्रोसेस में हीट इन्वॉल्व होगी तो वहां पर ऑफ कोर्स आपका टेम्परेचर चेंज होगा. एंड यस गाइस, जहां आपका टेम्परेचर चेंज होगा वहां पर आप क्या निकाल सकते हो, टू डिफरेंट कंडीशंस में इंथैल्पी चेंज और एनर्जी चेंज को निकाल सकते हो. तो देख लेते हैं, मेजरमेंट आर मेड अंडर टू डिफरेंट कंडीशंस. वो कौन कौन से दो कंडीशंस है जिस पर आप इन मेजरमेंट को देख सकते हो. कौन सी मेजरमेंट को? चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब देखो, वो दो आपके हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम QP, आपकी हीट क्या है, Q है. अब देखो, एनर्जी Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है. दूसरा है एट कांस्टेंट प्रेशर, एनर्जी Q एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट. ये दोनों आपके टर्म्स बनते हैं, यानी इन दो कंडीशंस पे आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच को निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे बच्चे, चलो इसको देख लेते हैं. पहले है डेल्टा यू मेजरमेंट, यानी एनर्जी का मेजरमेंट हम लोग को करना है. फॉर केमिकल रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हमने क्या किया, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट को एब्जॉर्ब किया, है ना. तो आपने क्या करा, इसका एक जो डेटा आया या फिर इसकी जो एक वैल्यूज आई उनको हमने कैलोरीमीटर बॉम्ब से मेजर कर लिया. क्या किया, कैलोरीमीटर बॉम्ब से मेजर कर लिया. गाइज, ये है आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर. बॉम्ब कैलोरीमीटर में क्या है, ये देखो, आपके पास एक पिस्टन है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, अंडर प्रेशर वाटर भरा हुआ है और यहाँ पर आपका ऑक्सीजन इनलेट हो रहा है. फायरिंग लीड यहाँ पर है, थर्मामीटर हमने लगा दिया और साथ में स्ट्रेन लगा दिया. गाइस, सैंपल को जब आप लिखोगे, रखोगे, बॉम्ब होगा तो क्या होगा, आपका यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आएगा. और जब आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पे टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इसे हम बोलेंगे QV.
Here a steel vessel, जिसको कि हमने बॉम्ब के नाम से जाना है, यहाँ पर एक स्टील वेसल है जिसका नाम है बॉम्ब, इज इमर्ज इन अ वाटर बाथ। ये आपके वाटर बाथ में रखा हुआ है। किसमें? एक वाटर बाथ है उसके अंदर रखा हुआ है। और इस पूरी डिवाइस को देख लो आप लोग एक बार, इस पूरी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इस पूरी डिवाइस का नाम होता है कैलोरी मीटर। क्या होता है? कैलोरी मीटर। ये आपके पूरी डिवाइस कहलाती है कैलोरी मीटर। द स्टील वेसल इज इमर्ज इन वाटर बाथ। जब आपका स्टील वेसल, जिसको हमने बॉम्ब कहा है, जो कि पानी के अंदर रखा हुआ है, इज इंश्योर दैट, हमें ये इंश्योर करना है कि कोई भी हीट जो आपके उस वेसल को, उस बॉम्ब को मिल रही है, वो सराउंडिंग में लॉस्ट नहीं हो रही है। किसी भी तरीके से आपका हीट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, यानी कि बॉम्ब को लगने वाली हीट आपके सिर्फ उस कैलोरी मीटर सिस्टम के अंदर तक ही है। नेक्स्ट है द कंबस्टिबल सब्सटेंस इज बर्न इन प्योर डाइऑक्सीजन सल्फाइड इन द स्टील बॉम्ब। अब क्या करेंगे? एक कंबस्टिबल सब्सटेंस हमने लिया जिसको हमने डाइऑक्सीजन सप्लाई करके जलाया। किसमें? स्टील बॉम्ब में। इससे क्या हुआ? हीट इन्वॉल्व हुई। और गाइस ये हीट जब इन्वॉल्व होगी तो क्या करेगी? वाटर में इन्वॉल्व होकर आपके बॉम्ब को मिलेगी, उस वेसल को मिलेगी, जिससे आपके वेसल का, बर्तन का टेम्परेचर चेंज होगा। अब हम उस टेम्परेचर को क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। क्लियर? सिंस द बॉम्ब कैलोरी मीटर इज सील्ड, क्योंकि आपका जो बॉम्ब है, कैलोरी मीटर है, वो सील्ड है, तो क्या होगा? आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका चेंज आएगा एनर्जी में। दैट इज चेंज, एनर्जी चेंज एसोसिएट विद द रिएक्शन। जो आपकी रिएक्शन उसके अंदर होगी उससे सिर्फ एनर्जी का चेंज होगा। और मीजर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर मीजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम पर मीजर कर सकते हैं। अंडर दीज कंडीशन, इन कंडीशन पे नो वर्क इज डन एज द रिएक्शन, तो एक रिएक्शन की तरह कोई भी काम नहीं होगा। इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि आपके कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसी भी बॉम्ब कैलोरी मीटर द्वारा किया गया है। क्या है? किसी भी बॉम्ब कैलोरी मीटर द्वारा अगर किया गया काम है तो वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। इवन फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस, कोई भी अगर रिएक्शन जो कि आपके गैस के द्वारा हो रही है, देयर इज नो वर्क डन एज डेल्टा वी इक्वल टू 1। इसका मतलब कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। अगर आपके कोई गैस इन्वॉल्व हो रही है तो उसका मतलब कोई भी आपका वर्क डन नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू आपकी 0 रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखो, टेम्परेचर चेंज ऑफ द कैलोरी मीटर प्रोड्यूस बाय कंप्लीटेड रिएक्शन। जो हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ है कैलोरी मीटर में, वो आपका कैसे पता चलेगा? जैसे जैसे आपके रिएक्शन कंप्लीट होगी, यानी Q एट कांस्टेंट V की तरफ प्रोसेस होगी। किसके द्वारा? जब भी आपके कैलोरी मीटर में रिएक्शन कोई कंप्लीट हो रही है तो आपके टेम्परेचर चेंज का पता चलेगा यूजिंग द नोन कैपेसिटी ऑफ कैलोरी मीटर विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन। और इससे क्या होगा? हम हीट कैपेसिटी कैलोरी मीटर की निकाल सकते हैं किसी इक्वेशन के बेस पर। अब नेक्स्ट है डेल्टा एच। डेल्टा एच का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे? मेजरमेंट ऑफ हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। measurement of heat change at constant pressure is generally under atmospheric pressure। ये जो आपकी कंडीशन हो रही है जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रही है, यानी कांस्टेंट प्रेशर है। अब इसमें कौन सा आपका हीट चेंज हो रहा है? गाइस इसको हमको देखना पड़ेगा इस कैलोरी मीटर के पिक्चर में। ये है आपका कैलोरी मीटर का पिक्चर जिसमें हम हीट चेंज को देखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये है आपका रिएक्शन मिक्सचर जिसमें आपकी रिएक्शन हो रही है, और ये आपका पॉलीस्टीरीन का बना हुआ कप है, इसके अंदर आपकी ये रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन में जो आपका टेम्परेचर चेंज है उसको हम थर्मोमीटर से मेजर कर रहे हैं। तो गाइस आप क्या देखोगे कि एक कांस्टेंट प्रेशर पर जब आपकी हीट में चेंज होगा तो उसको हम Q डेल्टा P QP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इससे हम एंथैल्पी चेंज को निकालते हैं। वी नो दैट डेल्टा H हमारा क्या होगा? Q एट कांस्टेंट P, है ना। इसका मतलब ये हुआ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। जो आपकी हीट एब्जॉर्ब हुई है, जो आपकी हीट इवॉल्व हुई है, यानी कि जो आपकी हीट Q इवॉल्व हुई है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या कहलाएगी? यही आपके रिएक्शन की एंथैल्पी यानी डेल्टा RH कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डेल्टा RH कहलाएगी।
अब गाइस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए बात कर लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, जब आपकी हीट इन्वॉल्व होगी किसी सिस्टम में, अगर आपकी हीट इन्वॉल्व होगी, इसका मतलब ये है कि जो आपका सिस्टम है वो सराउंडिंग में हीट को लॉस कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब जो आपकी हीट है वो सराउंडिंग में जा रही है ना। सिस्टम लॉसेस हीट टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग को सिस्टम आपका हीट दे रहा है, इसका मतलब होने वाली जो रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक होगी। Therefore, Q will be negative। अब अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव में आएगी, यानी आपका जो डेल्टा एच होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर? सो डेल्टा एस विल बी निगेटिव। सही बात है। अब देखो सिमिलरली अगर आपकी रिएक्शन एंडोथर्मिक हो गई, गाइस अगर मान लो रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक है और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि आपकी जो हीट की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, आने वाला आपका जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो भी आपकी पॉजिटिव होगी। क्लियर? नेक्स्ट है गाइस एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन एंथैल्पी। क्या है एंथैल्पी चेंज? डेल्टा एच किसी रिएक्शन का क्या है या फिर रिएक्शन एंथैल्पी क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अगर आपके कोई रिएक्शन हो रही है, देखो सबसे पहली चीज है एंथैल्पी चेंज होता क्या है ना, किसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या है। गाइस अगर आपका कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कितनी एनर्जी को वो ले रहा है या कितनी एनर्जी निकाल रहा है, इसकी अगर आपको प्रॉपर नॉलेज दी हुई है रिएक्शन में तो दैट इज एंथैल्पी चेंज। ठीक है, अगर आपकी कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी एंथैल्पी में चेंज आया, किसी रिएक्शन द्वारा ली गई या फिर दी गई एनर्जी ही आपकी एंथैल्पी कहलाती है। तो ये क्या हुआ, इसमें आपकी एनर्जी में चेंज आया, यानी कि एंथैल्पी चेंज एक्सपेंपेंड बाय द रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्शन एंथैल्पी। किसी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में जो एनर्जी में चेंज आता है गाइस, उसे ही हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी चेंज या फिर रिएक्शन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है The enthalpy change of chemical reaction is given by delta RH। जो आपकी रिएक्शन की एंथैल्पी है, किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी, तो गाइस उसे आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा आरएच से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब गाइस डेल्टा एच आपका होता क्या है, तो अगर आप सम कर दो प्रोडक्ट का, जितने भी आप किसी कोई भी अगर आपकी A प्लस बी कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बना रहा है आपका C एंड D, तो जो आपका सम आएगा C एंड D का, C और D का जो आपका सम आएगा उसको आप माइनस कर दोगे A और B को, उसमें से किसको माइनस कर दोगे, रिएक्टेंट की एंथैल्पीज को माइनस कर दोगे, यानी कि आपका क्या बनेगा, समेशन I AIH H ऑफ प्रोडक्ट, यानी एंथैल्पी का प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, और क्या आ जाएगा, ये आपके डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस करना पड़ेगा। हियर सिंबल सिग्मा इज यूज फॉर समेशन। इधर जो आपका सिग्मा सिंबल है वो किसके लिए यूज करेंगे, समेशन के लिए यूज करेंगे। और AI और BI आपका क्या है, AI BI आर द स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट है, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट के लिए रेस्पेक्टिवली इन द बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन। किसी बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन में आपकी स्टोइचियोमेट्री कांस्टेंट्स है, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए और रिएक्टेंट्स के लिए, क्या है, AI और BI रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट है एग्जांपल के लिए गाइस, अब कुछ रिएक्शंस मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपकी एक रिएक्शन हो रही है जिसमें मीथेन गैस की रिएक्शन आपकी ऑक्सीजन के साथ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका बाय प्रोडक्ट वाटर बन रहा है। अब इसकी एंथैल्पी चेंज आप कैसे निकालोगे, एंथैल्पी चेंज निकालोगे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो बस आपने फॉर्मूला यूज किया, डेल्टा RH बराबर समेशन AIH प्रोडक्ट BIH रिएक्टेंट। प्रोडक्ट अब वैल्यूज पुट करना शुरू करो। प्रोडक्ट क्या है, CO2 और H2O, तो यस आपने क्या किया, एंथैल्पीज लिख दी CO2 और H2O की, माइनस किससे कर दोगे, रिएक्टेंट से।
CH4 और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इंथैल्पीज को आप इसमें से माइनस कर दोगे तो गाइज आपका जो डेल्टा H की वैल्यू आएगी, डेल्टा H या फिर डेल्टा RH कुछ भी बोल लो, डेल्टा H की वैल्यू जो आएगी गाइज इसे हम बोलेंगे मोलर इंथैल्पी। क्या बोलेंगे? मोलर इंथैल्पी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? मैं 2 मिनट के लिए साइड में हट जाती हूँ, आप मुझे बताओ व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी आप 2 सेकंड के लिए कमेंट में लिखो कोई ऐसी रिएक्शन जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को दिखाए। देखो देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती क्या है, समझो। अगर आपकी कोई भी रिएक्शन, अगर आपका कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें इंथैल्पी चेंज दिखाई दे रहा है कि भाई इंथैल्पी में चेंज हुआ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, इसका मतलब इंथैल्पी चेंज हुआ है। ये अगर रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर यानी 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो रही है तो दिस इज योर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए यह आपकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी कहलाएगी। मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार प्रेशर पर होने वाली एक पर्टिकुलर रिएक्शन जो कि आपके इंथैल्पी चेंज को एक्सप्लेन करे, गाइस दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब देखो, enthalpy of reaction depend on the condition under which a reaction carried out। ये जो आपकी इंथैल्पी है किसी रिएक्शन की, किस पर डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में आपकी रिएक्शन हो रही है। इट इज नेसेसरी डेट, ये बहुत नेसेसरी है कि किसी भी कुछ आपकी स्टैंडर्ड रिएक्शन के लिए, जैसे कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द इंथैल्पी चेंज, कि आपकी जो स्टैंडर्ड इंथैल्पीज हैं वो क्या है गाइज, ये एक इंथैल्पी चेंज है किसी रिएक्शन के लिए। किसी रिएक्शन के लिए होने वाला इंथैल्पी चेंज आपकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी कहलाता है। When all participating substance are in their standard state, अगर आपके सभी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस अपने स्टैंडर्ड स्टेट में। अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि कैसे पता चलेगा कि कोई स्टैंडर्ड स्टेट में। इमेजिन करो कि कोई आपसे पूछे कि नमक आपका आयोडीन किस स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो वो अपनी नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में है, ब्रोमाइन अपने नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में है। तो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है। तो अगर आपके सभी सब्सटेंस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हैं तो क्या होगा, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सब्सटेंस एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है ना, और अपनी प्योर फॉर्म में है गाइस, किस पर, एट बार पर, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। देखो एग्जांपल के लिए, द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ लिक्विड एथेनॉल एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर जो हमारा एथेनॉल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और यह प्योर लिक्विड होता है। कितने बार, 1 बार पर। इसका मतलब यह हमारे इथेनॉल का स्टैंडर्ड इंथैल्पी हो गया। क्लियर। अब इसी तरीके से सॉलिड आयरन की बात कर लेते हैं कि जो हमारा सॉलिड आयरन है वो 500 केल्विन पर प्योर फॉर्म में 1 बार प्रेशर पर स्टैंडर्ड फॉर्म सॉलिड में पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी कितनी हुई, 298 केल्विन पर इसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी हुई। क्लियर। और यही आपकी स्टैंडर्ड स्टेट होगी किसी भी रिएक्शन के लिए। स्टैंडर्ड कंडीशन आर डोनेटेड बाय एडिंग सब्सक्रिप्ट नॉट, ठीक है। क्या है, जो आपका स्टैंडर्ड इंथैल्पी है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि डेल्टा H के ऊपर अगर आप नॉट का साइन इस तरीके से लगा दो तो गाइज इसे हम शो करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी से। नेक्स्ट है बी, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब क्या है कि कैसे इंथैल्पी चेंज का पता चलेगा, जब आपके फेजेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। गाइस अगर कोई रिएक्शन लिक्विड से सॉलिड में जा रही है या फिर सॉलिड से गैस में जा रही है तो ये अपने फेज को ट्रांसफर कर रही है। एंड यस, अगर कोई भी रिएक्शन आपकी फेज को ट्रांसफर कर रही है और उसमें होने वाली एनर्जी चेंज, कि आपके रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, उसमें होने वाली रिएक्शन चेंज आपकी क्या कहलाएगी, इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगी। मतलब अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें आपके सब्सटेंस का फेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, फेज आपकी चेंज हो रही है, तो उसमें जितनी रिएक्शन एनर्जी इवॉल्व हुई वही आपकी इंथैल्पी चेंज कहलाएगी। चलिए देखते हैं। फेज ट्रांसफॉर्मेशन आल्सो इन्वॉल्व एनर्जी चेंज।
जो आपके फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या करती है, एनर्जी चेंज को इन्वॉल्व करती है। एग्जांपल के लिए आइस हो गया हमारा, रिक्वायर हीट फॉर मेल्टिंग, जो हमारा आइस होता है उसे पिघलने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। नॉर्मली मेल्टिंग टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी मेल्टिंग होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो जाती है। जैसे आपकी फेज चेंज होती है, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट 273 केल्विन, जो आपका टेम्परेचर है वो कितने पे कांस्टेंट हो जाता है, 273 केल्विन पर कांस्टेंट हो जाता है। यानी कि वाटर आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, किस में, वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि डेल्टा फ्यूजन H इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 किलो जूल मोल इनवर्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 किलो जूल मोल इनवर्स आपका टेम्परेचर आ जाएगा। क्लियर। हियर डेल्टा फ्यूज H नॉट इज इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा फ्यूज H नॉट क्या है, फ्यूजन की इंथैल्पी है, किस पर, स्टैंडर्ड स्टेट पर। यदि गाइस आप आइस को फ्रीज, मतलब किसी लिक्विड को फ्रीज करोगे तो क्या होगा, ये प्रोसेस आपके रिवर्स जाएगी, क्या होगी, प्रोसेस रिवर्स जाएगी। इसका मतलब ये हुआ इक्वल अमाउंट ऑफ हीट गिवन ऑफ द सराउंडिंग, इतनी ही अमाउंट आपकी हीट को सराउंडिंग को भी दी जा रही होगी, है ना, रिएक्शन आपकी अपोजिट जाएगी। नेक्स्ट है चेंज दैट accompanying melting of 1 mole of solid substance, अगर आपका 1 mole of solid substance मेल्ट हो रहा है किस पर, स्टैंडर्ड स्टेट पर, तो गाइस इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो क्या मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या फिर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, जब आपके किसी सॉलिड सब्सटेंस का एक मोल अपने स्टेट को चेंज करे, अपना स्टेट कन्वर्ट करे, तो गाइस उसे हम कहते हैं मोलर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इज एंडोथर्मिक, जो आपके सॉलिड की मेल्टिंग है वो क्या है, एंडोथर्मिक है। सो ऑल इंथैल्पीज ऑफ फ्यूजन आर पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी आपकी फ्यूजन की इंथैल्पीज हैं गाइस वो पॉजिटिव होंगी। क्लियर। और इससे हम क्या, इससे वाटर क्या रिक्वायर करेगा, अगर आपका सॉलिड गैस में जा रहा है फिर लिक्विड गैस में जा रहा है, इसका मतलब इट रिक्वायर हीट ऑफ इवेपोरेशन। क्लियर। क्या होगा, इट रिक्वायर्स हीट ऑफ एवापोरेशन। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जब आपका कांस्टेंट है तो, और या फिर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो गाइस आपके रिएक्शन कैसे जा रही है, जो आपका वाटर है गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है यानी कि वेपोरेशन हो रहा है। सीधे अगर शब्दों में बोलूं तो ये आपकी सब्लिमेशन रिएक्शन हो रही है। इसमें आपके डेल्टा H की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना, एट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन, यानी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन पे आपके इंथैल्पी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपोराइज 1 मोल ऑफ लिक्विड, अगर आपका किसी भी लिक्विड का 1 मोल है जिसको आप वेपोराइज कर रहे हो किस पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक कांस्टेंट प्रेशर पर, तो आपकी जो कहना चाहिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी है गाइस, ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी आपकी इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजन या फिर मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइज के नाम से जानी जाती है। यानी डेल्टा वी एच क्या हो जाता है, डेल्टा वेप H नॉट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डेल्टा वेप H नॉट कहलाएगा। क्लियर। जिसे हम क्या बोलेंगे, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट है सब्लिमेशन इज डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड, अगर आपके सब्लिमेशन हो रहा है जिसमें आपका सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि ड्राई आइस है वो सब्लिमेट हो रही है किस पर, 195 पर, जिसमें आपके डेल्टा H नॉट का वैल्यू आएगा 25.2 किलोजूल मोल इनवर्स। वहीं पर नेफ्थलीन की अगर बात करें तो नेफ्थलीन आपका स्लोली आपका सब्लिमेट होगा और यहाँ पर डेल्टा H सब्लिमेट की वैल्यू आएगी 73 किलोजूल मोल इनवर्स। क्या आएगी, सब्लिमेट की वैल्यू आएगी 73 किलोजूल मोल इनवर्स। वहीं पर अगर आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात करो तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यानी कि डेल्टा सब्लिमेशन आपका चेंज होगा, राइट। और डेल्टा सब्लिमेशन आपका किस में चेंज होगा, 1 मोल ऑफ सॉलिड ऑफ सब्सटेंस में,
किसमें? 1 मोल सॉलिड ऑफ सब्सटेंस वेपर में कन्वर्ट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। क्लियर? नेक्स्ट है गाइज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंथैल्पी चेंज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। जो आपके इंथैल्पी चेंज का मैग्नीट्यूड है गाइस, वो आपके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। किस पर? इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। किस पर? अंडरगोइंग द फेज ट्रांसफर। एग्जांपल के लिए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे कि आपके वाटर मॉलिक्यूल के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि आपके लिक्विड फेज में टाइटली बाउंड है, ठीक है, तो इसका जो आपका बॉन्ड है ये किसका? ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑफ इंटरेक्शन है कि कितना आपका टाइटली बॉन्ड है। इस पर डिपेंड करेगी आपकी हीट इंथैल्पी चेंज। क्यों? क्योंकि आपकी कितनी हीट रिक्वायर होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एन ऑर्गेनिक लिक्विड जैसे कि आपका एसीटोन हो गया, उसमें आपका इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल इंटरेक्शन वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है। इसी वजह से इट रिक्वायर लेस हीट ऑफ वेपराइज 1 मोल एसीटोन देन डज टू वेपराइज 1 मोल ऑफ वाटर। अब देखो, जो हमारा एसीटोन होता है उसके बीच में इंटरेक्शन वीक होता है तो वो आसानी से टूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एसीटोन की जो इंथैल्पी होगी वो आपके वाटर की इंथैल्पी से कम होगी। क्लियर? नेक्स्ट देखो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। व्हाट इज स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल को किसी भी एलिमेंट के लिए क्या करेंगे? फॉर देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। अगर आपका मोस्ट स्टेबल स्टेट है तो उसमें आपका फॉर्मेशन जो जाएगा यानी इंथैल्पी जो जाएगी वो आपके डिपेंड करेगी बॉन्ड फॉर्मेशन पर। क्लियर? मतलब ये हुआ कि अगर आपका 1 मोल कंपाउंड है किसी भी एलिमेंट का तो वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में होगा। तो गाइज ये आपकी क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी, जिसे हम डेल्टा FH0 से रिप्रेजेंट करते हैं। गाइज अब यहाँ पर F क्या दिखा रहा है सबस्क्रिप्ट में? ये आपको दिखा रहा है 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इन द क्वेश्चन हैज बीन फॉर्म टू स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द एलिमेंट, यानी कि सबसे स्टेट ऑफ एग्रीगेशन को दिखा रहा है। क्लियर? और ये जो आपके मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन है ये किस टेम्परेचर पर आ रही है? 25 डिग्री टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर पर आ रही है। एग्जांपल के लिए जैसे आपके लिए एक रेफरेंस स्टेट दी हुई है हाइड्रोजन गैस की। हाइड्रोजन गैस और डाई ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ये क्या कर रहे हैं? या फिर आपका ग्रेफाइट है और रोम्बिक सल्फर है, ये सभी आपके 25 डिग्री सेल्सियस और 1 बार प्रेशर पर स्टैंडर्ड स्टेट को शो करते हैं, यानी मोलर स्टैंडर्ड स्टेट को शो करते हैं। अब कुछ रिएक्शन है जो कि आपकी स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी फॉर्मेशन को दर्शाती हैं। कौन कौन सी? जैसे आपके H2 की रिएक्शन जब हाफ O2 से हुई तो आपका वाटर बना, इसमें आपकी मोलर इंथैल्पी क्या है? स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी -85। इसी तरीके से ग्रेफाइट जब आपकी H2 गैस से रिएक्शन करके CH4 मीथेन बना रहा है तो गाइज यहाँ पर आपकी इंथैल्पी चेंज आया या फिर इंथैल्पी की वैल्यू है -74। स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी इज -74 किलोजूल मोल इनवर्स। अब देखो ग्रेफाइट की रिएक्शन जब H2 और हाफ O2 से हुई तो बना आपका अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब ये एथिल अल्कोहल जो है गाइस इसके लिए मोलर स्टैंडर्ड इंथैल्पी की वैल्यू हुई 277.7 किलोजूल मोल इनवर्स। नेक्स्ट देखो, अब हमको एक चीज पता चल गई कि सबसे बड़ी चीज कि आपका जो मोलर स्टैंडर्ड इंथैल्पी है यानी कि डेल्टा FH0 है, ये स्पेशल केस में हम कैसे लिखते हैं? डेल्टा FH0 लिखते हैं, जहां पर 1 मोल ऑफ कंपाउंड आपका किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जैसे कि ऊपर मैंने रिएक्शंस में दिखाया था। अब यहाँ पर रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन इंथैल्पी के लिए जब आपका CO CO2 से रिएक्शन कर रहा है तो CaCO3 बन रहा है। क्या बन रहा है? CaCO3 बन रहा है। तो यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी की वैल्यू क्या है? 178.3 किलोजूल मोलर इनवर्स है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अब इंथैल्पी चेंज इज नॉट
स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन, यानी कि अब आपकी एक रिएक्शन है जहां पर आप स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज की बात कर रहे हो। हमारा हाइड्रोजन की रिएक्शन ब्रोमाइन से हो रही है तो HBr बन रहा है। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये आपकी मोलर स्टैंडर्ड इंथैल्पी है? नो, ये आपकी स्टैंडर्ड चेंज नहीं है। क्यों नहीं है? देखो गाइस, यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन जो इंथैल्पी आ रही है वो एक रिएक्शन इंथैल्पी आ रही है, डेल्टा RH नॉट आ रही है, जो कि है 178.3 किलोजूल मोल इनवर्स। Here 2 मोल इंस्टेड ऑफ 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, दो मोल से आपका 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि गाइस आने वाले जो आपके रिएक्शन इंथैल्पी है वो आने वाली जो इंथैल्पी है वो आपकी मोलर स्टैंडर्ड इंथैल्पी ना होकर रिएक्शन इंथैल्पी है। क्लियर? देयरफॉर बाय डिवाइडिंग ऑल कोएफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन बाय 2, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करके कोएफिशिएंट को सेटिस्फाई कर लें तो गाइस आने वाली जो स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी है वो आपकी -36.4 किलो जूल मोल इनवर्स आएगी। क्या आएगी? किलो जूल मोल इनवर्स आएगी। अब देखो, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी कि डेल्टा F नॉट, जो आपका डेल्टा F नॉट है उसमें एग्रीगेशन का वैल्यू क्या आया है? 0 आया है, 0। ठीक है, अब क्या मानेंगे, इमेजिन कर लो कि कोई आपका केमिकल का इंजीनियर है जो कि क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइम में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज कर रहा है। तो आपकी जो रिएक्शन आएगी उसकी इंथैल्पी स्टेट क्या होगी ये पूछा गया है। CaO CO3 आपका डिकम्पोज हो रहा है, हीट करने पर CaO और CO2 में डिकम्पोज हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपके डेल्टा RH की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इसमें कैसे निकालोगे, एज यूजुअल वही फॉर्मूला आप यूज करोगे, डेल्टा RH बराबर इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसका यूज करके हमें पता है कि AI और BI क्या है, AI BI आपके कोएफिशिएंट्स है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स के, वैल्यूज को पुट करो और आंसर पाओ। क्लियर? तो गाइज आपका क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा RH की वैल्यू को आपने पुट कर दिया, क्या किया, डेल्टा F नॉट की वैल्यू को पुट किया, मतलब प्रोडक्ट के लिए आपने वैल्यू को पुट किया जो कि है आपका CaO सॉलिड और CO2। वैल्यू कितनी है? -635 किलोजूल इनवर्स, और रिएक्टेंट के लिए और प्लस आपके CO2 के लिए -393.5, और इसको माइनस किससे कर दिया, आपके रिएक्टेंट की वैल्यू से, रिएक्टेंट की इंथैल्पी से आपने माइनस कर दिया, यानी कि 1206 से आपने माइनस कर दिया। तो गाइस आपके डेल्टा RH की वैल्यू कितनी आ गई, 178.3 किलो जूल मोल इनवर्स आ गई। क्या आ गई? 178.3 किलो जूल मोल इनवर्स इसकी वैल्यू आ गई। Thus the decomposition of CaCO3 is an endothermic process। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका CaCO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसीलिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आई है। मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोडक्ट है उसने प्रॉपर हीट ली है किसी चीज को, किसी अपने CaCO3 को डिकम्पोज करने के लिए। अब गाइस नेक्स्ट है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। व्हाट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन? जब कोई आपके सामने रिएक्शन दी हो और उसकी प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन हो, साथ में आपको इंथैल्पी की वैल्यू दी हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन। क्लियर? A balanced chemical equation together with the value of delta H, एक आपकी बैलेंस इक्वेशन साथ में उसकी डेल्टा H की वैल्यू भी दी हो तो गाइस ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, थर्मोकेमिकल इक्वेशन कहते हैं। और ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसके द्वारा स्पेसिफाई होती है गाइस, किसी भी आपके सबस्टेट की फिजिकल स्टेट से इसको हम वेरीफाई करते हैं। जैसे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, है ना, 2 ग्रेफाइट है, डायमंड है, तो इस तरीके की आपकी जो इक्वेशंस होती हैं जो एकदम प्रॉपर हर चीज को वेरीफाई करते हुए, स्पेसिफाई करते हुए लिखी जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। एग्जांपल के लिए गाइस, जैसे कि आपकी C2H5OH की रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रही है तो CO2 और आपका H2O बन रहा है, तो यहाँ पर आपकी स्टैंडर्ड मोलर हीट इंथैल्पी का नाम वैल्यू क्या है, -13.67 है। इससे ये पता चला कि जो हमारी रिएक्शन है उसमें हमारी प्रॉपर बैलेंस रिएक्शन दी हुई है और बैलेंस रिएक्शन के साथ कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी डिटेल दी हुई है। साथ में हमको ये भी बताया गया है कि ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक हो रही है, यानी कि ये रिएक्शन आपकी एक थर्मोडायनामिकल रिएक्शन है।
और इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ चीजों की इक्वेशन की कुछ चीजों का पता चल रहा है, जैसे कि आपकी कि कोफिशिएंट आपका बैलेंस है, यानी कि इक्वेशन थर्मोकेमिकल है, और इसमें आपके नंबर ऑफ मोल का पता चल रहा है, रिएक्टेंट का पता चल रहा है, कितने आपके रिएक्शन में मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसका पता चल रहा है, साथ में डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्लियर है ना। और substance specify the equation standard enthalpy change, we have the unit किलोजूल मोल इनवर्स। जो आपके स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज है उसकी यूनिट भी क्लियर है, यानी कि कंप्लीटली अगर कोई आपके रिएक्शन पूरी नॉलेज दे रही है तो वो रिएक्शन आपकी थर्मोडायनेमिकल रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए गाइज, अगर कोई कैलकुलेशन आपकी हीट फॉर्मेशन के लिए की जा रही है, यानी कि अगर आपके सामने कोई रिएक्शन दी हुई है तो आप कैसे निकालोगे उसमें से थर्मोडायनेमिकल रिएक्शन है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। तो Fe2O3 जब H2 से रिएक्शन करेगा तो आपको ट्वाइस Fe और H2 देगा, यानी कि ये आपकी एक थर्मोडायनेमिकल रिएक्शन है, कंप्लीटली बैलेंस है। अब देख लेते हैं हम लोग टेबल के बेस पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। तो गाइज हमको वाटर की एंथैल्पी दी है, Fe2O3 की एंथैल्पी दी हुई है, साथ में आपको FeH और H2S की दोनों की एंथैल्पी दी है। आपने क्या करना है, डायरेक्ट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट करके आपने इसकी वैल्यू को निकाल लेना है। तो आपने जब वैल्यूज को पुट किया, सॉल्व किया, तो डेल्टा FH का मान क्या आया, 33.3 किलोजूल मोल इनवर्स इसका मान आ गया। Note that the coefficient is used in calculation for pure number which is equal to the respective stoichiometric constant, जो कि आपको कई बार मैं पीछे भी बता चुकी हूँ। अब देखो यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, किलोजूल मोल इनवर्स में, किलोजूल मोल इनवर्स में, इसका मतलब ये हुआ which means the mole of reaction, which means the mole per mole of reaction। अब हम क्या करेंगे, अगर रिएक्शन इक्वेशन को पर्टिकुलर वे पर बैलेंस करें तो आपकी जो रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो मोल ऑफ रिएक्शन में आएगी, यानी कि जैसे आपकी ये है, ये रिएक्शन है, ये आपकी कंप्लीटली बैलेंस्ड है, आपने इसको प्रॉपर बैलेंस किया है, तो ये क्या है, ये इसके मोल ऑफ रिएक्शंस हैं। क्लियर। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रिएक्शन वुड हैव 1 मोल ऑफ रिएक्शन एंड द वैल्यू विल बी डेल्टा RH नॉट। अब देखो, अगर आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी निकाली है तो क्या होगा, आपने एक बार फिर से वैल्यूज को पुट करना है, रिएक्टेंट की वैल्यूज को पुट करना है और प्रोडक्ट की वैल्यूज को और रिएक्टेंट की वैल्यू को पुट करके माइनस कर देना है। तो आने वाली जो एंथैल्पी होगी गाइस, वो आपकी स्टैंडर्ड मोलर फॉर्मेशन एंथैल्पी होगी, यानी कि ये आपका क्या शो कर रहा है, ये आपकी एक्सपेंसिव क्वांटिटी को शो कर रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट 3, व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिवर्स्ड, अगर आपकी कोई केमिकल इक्वेशन रिवर्स में हो रही है तो जो आपके डेल्टा RH की वैल्यू होगी गाइस, उसका साइन भी रिवर्स होगा। मान लो ये आपकी रिएक्शन हो रही है N2+3H2, इसमें डेल्टा RH की वैल्यू आ रही है निगेटिव में, तो अगर इसी रिएक्शन को आप उल्टा लिखोगे है ना, तो आपकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव में। अब ना नेक्स्ट है गाइस हेज लॉ। व्हाट इज हेज लॉ ऑफ कांस्टेंट फॉर्मेशन। देखो, सबसे पहली चीज, हमारी जो एंथैल्पी होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है, इसका मतलब ये आप पूरी तरीके से पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी इज पाथ इंडिपेंडेंट बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। क्लियर। इन अदर वर्ड, एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन इन द सेम, अगर आपकी एंथैल्पी चेंज की बात करें तो गाइस वो क्या जाता है, वो आपके फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप की तरफ आता है, यानी कि जो आपका हेज लॉ है वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा। आपकी रिएक्शन इधर से हो, इधर से कान पकड़ लो, चाहे इधर से कान पकड़ लो, बात एक है। कुल मिलाकर आपकी रिएक्शन होने से मतलब है उसने कौन सा पाथ डिपेंड किया है, ये आपको मायने नहीं रखता, यही बात हेज लॉ बताता है। अब देखो, अगर आपके सामने कोई रिएक्शन हो रही है, किसी टेम्परेचर पर हो रही है, तो इस पे रिएक्शन जो आपकी, जैसे मान लो ये वाली आपकी रिएक्शन है, इमेजिन कर ले कि आपकी कोई रिएक्शन हो रही है जो कि है ग्रेफाइट से ऑक्सीजन की तरफ हाफ, और आपका हाफ ऑक्सीजन से जब रिएक्शन हुई तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पर भाई मुझे बता दो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो गाइस कैसे पता चलेगा, हमको ये पता है कि आपका प्रोडक्ट है CO, इसका मतलब ये आपका हो गया मेजर प्रोडक्ट। CO2 गैस क्या कर रही है, ऑलवेज प्रोड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, ऑलवेज प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिर अब आपको क्या करना है, एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे एंथैल्पी चेंज को, देखो जब आपको इस तरीके की केसेस में एंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है तो गाइस जैसे आपके सामने ये रिएक्शन दी हुई है ना, ये रिएक्शन दी हुई है कि आपके ग्रेफाइट की रिएक्शन O2 से हो रही है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रही है। हमने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट का आपने डेल्टा H की वैल्यू लिखी
और अपने रिएक्टेंट के डेल्टा एच की वैल्यू रखी। जब आपने दोनों को माइनस किया तो आपके डेल्टा एफ एच की वैल्यू आ गई, डेल्टा एफ एच नॉट की वैल्यू आ गई -1105.5 किलोजूल मोल इनवर्स। अब देखो मान लो कोई एक रिएक्शन है जो कि ए और बी हो रही है। अब ये रिएक्शन इसने बोला कि नहीं भाई मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं लंबा प्रोसेस अपनाऊंगा। तो पहले रिएक्शन ए से सी गई, फिर सी से डी गई, फिर डी से बी गई, फिर बी से ए गई, है ना, या फिर हाँ ऐसे करके गई, तब जाकर ये आपकी पूरी रिएक्शन हुई। यानी कि इतने पार्ट को करने के लिए उसने 3 पार्ट में काम किया। एक इसमें ए से सी गई, फिर सी से डी गई, फिर डी से थी गई। मतलब अगर हम बोलें कि ए से बी आपका बनाने के लिए, यानी कि डेल्टा एच आपका बनाने के लिए, डेल्टा एच आपका किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। यानी ये आपके जो रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज जो है वो किस पाथ से हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ ये आपके स्टेट पर डिपेंड कर रहा है। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कितने उसने रास्ता ट्रेवल किया वो मतलब नहीं है। तो मतलब ये है कि हेल्स लॉ आपका क्या फॉलो करता है, डेल्टा H बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3। यानी कि जितनी आपकी स्टेप में उसने काम किया उन सभी की एंथैल्पी चेंजेस का ऐड आपका टोटल एंथैल्पी होता है। तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने कैलोरीमेट्री एंड रिएक्शन एंथैल्पी को डिस्कस किया। प्यारे बच्चे अगले सेशन में कुछ और बेहतर पढ़ेंगे। तो चलिए अभी के लिए सेशन को लाइक करिए, प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और बने रहिए अड्डा 24/7 स्कूल के साथ में। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।